हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू फिलअप। मैं पूजा पटेल ऑफ फैकल्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, इनमें से कहीं भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा कोड यूज करेंगे पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। रेखा जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। ललिता जी गुड मॉर्निंग, मोहम्मद जी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑडियो वीडियो ठीक है? ऑडियो वीडियो ठीक है? बिल्कुल बढ़िया है। चलो, आज हम कमर्शियल लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? लगभग देखते हैं कि कितना सेशन होता है, ठीक है? कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा स्पीड से करें, क्योंकि ये ठीक मतलब कॉन्ट्रैक्ट इतना टफ भी नहीं होता कि समझ नहीं आए, क्योंकि हमने सभी ने लॉ स्कूल में अपनी, ठीक है, कई बार एग्जाम की प्रिपरेशन में इसको अच्छे से जो है पढ़ा है, ठीक है? एक मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग अभिजीत जी, ठीक है? कमर्शियल लॉ स्टार्ट कर रहे हैं हम। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसके अलावा लगभग हम कोशिश करेंगे कि कितना हमारे इस सेशन में होता है, ठीक है? जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम डिस्कस कर लेंगे, हर एक चीज को विद केस लॉस, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया गया है? सबसे पहले सेक्शन 2H में, हमारा सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला है कि द टर्म कॉन्ट्रैक्ट एज इफ वी सी द डेफिनेशन एंड एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? सिंपल वर्ड में आप समझो, तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है कि एक पर्सन है ए, ये कहता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर, जैसे कि हाँ 2H में दिया गया रेखा जी, ठीक है, कि मेरे को ये वॉच जो है वो परचेज करनी है, किससे? बी से, ठीक है? तो ए क्या करता है? ऑफर करता है, ठीक है? ए ऑफर करता है, बी बोलता है ठीक है, ठीक है? तो बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है? उसके बाद क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हो गया, तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट, सारे के सारे एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। एंड एग्रीमेंट जो है तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है? विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब लॉ के द्वारा उसको इन्फोर्स करवा ले। आप कहीं गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ भी पर्टिकुलर कुछ चीज लेनी है, ठीक है, और आपने पूरा ऑफर एक्सेप्टेंस सब कुछ हो गया, दोनों पार्टीज एग्री हो गई, वो गए तहसील में या नोटरी पब्लिक के पास, ठीक है? नोटरी पब्लिक के पास रजिस्टर्ड होता है ना, वो रजिस्टर करता है डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर्टिकुलर ये टर्म एंड कंडीशन लिखी कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, जो कि हम हमारे सेक्शन 10 में दी गई है, जितनी भी कंडीशन, कि दोनों पार्टी जो है वो क्या होनी चाहिए? मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, सब कुछ, ठीक है? यहाँ पर इसने जो है वो पूरा एग्रीमेंट तैयार किया। इसे हम अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, हम इस एग्रीमेंट को तब कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे जब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, ठीक है? और आप या तो तहसीलदार के पास गए,
या तो आप नोटरी पब्लिक के पास गए, किसी भी ऐसी लॉफुल अथॉरिटी के पास गए जिसको की अथॉरिटी दी गई है, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवा सकते हो, ठीक है। तो आप इस एग्रीमेंट को लेके गए तहसीलदार के पास, ठीक है, और वहां इस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाया, ठीक है। प्रॉपर उस वहां पर जो गवर्नमेंट की स्टाम्प वगैरह लगी होती है, तो वहां पर जो है स्टाम्प वगैरह लगवाई, तहसीलदार के साइन करवाए, दोनों पार्टीज के एट प्रेजेंट, मतलब दोनों की तहसीलदार की प्रेजेंस में दोनों पार्टी से साइन करवाए, ठीक है। तो ये बन जाता, तब ये बनेगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उस अथॉरिटी के द्वारा जो है वो इनसे इन्फोर्स किया गया है, लॉ के द्वारा इसको इन्फोर्स किया गया है, ठीक है, तब ये बनेगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, और काफी ज्यादा स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी लगता है, ठीक है, और आपको भी इजी लगता होगा। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब समझो कि एक एग्रीमेंट होगा जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा, एग्रीमेंट कैसे बनेगा, जब प्रॉमिस हो जाएगा प्लस कंसिडरेशन, कोई लेन देन हो गया, तब एग्रीमेंट बनेगा। प्रॉमिस कैसे बनेगा, जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होएगा, तब जो है जाके प्रॉमिस बनेगा, ठीक है। An agreement which is enforceable by law, that is contract, ठीक है। So by the definition we easily understand agreement between two or more parties to do or abstain from doing, कि agreement किस चीज के करने और ना करने या रोकने से जो है वो हो सकता है। मतलब कभी भी किसी भी एग्रीमेंट में आप देखो कि कोई भी एग्रीमेंट कैसे होता है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज क्या करती है, आपस में समझौता करती है, कुछ करने या कुछ न करने से बचने के लिए, ठीक है। बात करें अकॉर्डिंग टू एंसन कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिएगा, और इलिस्ट्रेशन जो है वो आपको खुद के लिए पढ़ने के लिए यदि आपको नोट्स में यहाँ पर दिए जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पर जो है वो कुछ कुछ इलिस्ट्रेशन को समझाऊंगी, बताऊंगी, अदरवाइज जो है आप डिटेल में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एंसन कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ लॉ, सॉरी, ठीक है, बोला है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ब्रांच ऑफ लॉ है, ठीक है, विच डिटरमाइन द सर्कमस्टांसेस इन विच अ प्रॉमिस शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन अ पर्सन मेकिंग इट, कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ लॉ है, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करती है, उन सर्कमस्टांसेस को डिटरमाइन करती है जो ये बताती है कि उस टाइम प्रॉमिस हुआ था, और वो प्रॉमिस कैसा है, शैल बी लीगली बाइंडिंग है, दोनों पार्टीज पर जो है वो ये प्रॉमिस बाइंडिंग, ठीक है। और टू इंपॉर्टेंट थिंग बताया गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए टू इंपॉर्टेंट थिंग होनी चाहिए। पहला क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि पहले बोल दिया कि एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होगा, तभी हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है। एंसन कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ है, जो कि डिटरमाइन करती है क्या सर्कमस्टांसेस हैं इन विच अ प्रॉमिस, जो कि प्रॉमिस कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस थी, उनको देखकर जो है वो ये प्रॉमिस, जो दो पार्टीज के बीच में कोई प्रॉमिस हुआ ना, वो लीगली बाइंडिंग होगी दोनों पार्टीज उस प्रॉमिस को निभाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया कि ए और एक्स और वाई जो है वो एक समझौता करते हैं कि वाई एक्स क्या करेगा, वाई के लिए घर का निर्माण करेगा, मतलब एक कंस्ट्रक्ट करेगा वो हाउस को, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं ना, वो होगा। तो यहाँ पर बाई एक्स को 10 लाख रुपए का भुगतान करेगा, ठीक है, और ए और बी के बीच में ये क्या बन गया, अनुबंध बन गया, क्योंकि ये जो है वो कानून के द्वारा जो है वो लागू करने योग्य, मतलब ये इन्होंने जैसे होता है ना कि ठेकेदार जब कोई काम करवाता है या ठेकेदारों से काम करवाया जाता है, जब जब बड़ी बड़ी ऐसे होता है ना कि कभी हम गांव में या छोटी जगह जो है वो ठेकेदार को काम देते हैं, तब उसमें जो है वो पूरा हम एनफोर्सेबल बाय लॉ या उसको जो है वो जरूरी नहीं होता कि उसको आप जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करवाओ, कई बार जो है वर्बली भी हो जाता है, लेकिन जब बड़ी ज्यादा अमाउंट की बात होती है तो वहां पर क्या किया जाता है, प्रॉपर एग्रीमेंट बनाया जाता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, ठीक है, उस ऑनर के बीच में और प्लस आपका जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है उस पर्सन ने जो कि ठेकेदार होगा, ठीक है। तो उन दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, आपस में लेने 10 लाख का मामला था। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो इन्फोर्सेबल करवाया जाएगा लॉ के द्वारा, ठीक है।
अब डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सन फ्रेडरिक पॉलक कहते हैं, ठीक है, पॉलक कहते हैं एवरी एग्रीमेंट एंड एवरी प्रॉमिस इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एक एग्रीमेंट, हर एक प्रॉमिस जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग और डिफाइनिंग एन ऑब्लिगेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है, कि एक ऐसा अनुबंध जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं अनुबंध, ठीक है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के दायित्व को बनाता है और उनको परिभाषित करने का एक समझौता होता है, ठीक है। कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो क्रिएट करता है और डिफाइन करता है कि क्या ऑब्लिगेशन होगी, क्या उसकी दोनों पार्टीज की, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है ना, जैसे ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है, तो इन दोनों ने जो एग्रीमेंट किया है तो इन दोनों की क्या कुछ पर्टिकुलर लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो ये बताता है, ठीक है। बोले बाय विच द राइट आर एक्वायर्ड बाय टू और मोर टू एक्ट और फॉरबिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। और यहां पर बोला, और ये जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा 2-3 स्लाइड्स ऐसे लेके आऊंगी जिसमें सिर्फ क्रक्स दिया होगा कि ये पर्टिकुलर केस जो है वो कौन से मैटर से रिलेटेड है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जिससे क्योंकि आपको पूरे पूरे केसेस को याद रखने की, वैसे तो चलो याद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से जो है आप उन केसेस को समझोगे, ठीक है। और वलय सालमन क्या कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो क्रिएट करता है और डिफाइन करता है क्या ऑब्लिगेशन है टू और मोर पर्सन की, क्या कुछ ऑब्लिगेशन बनती है, क्या कुछ दो पार्टीज की ऑब्लिगेशन बनती है, किसी पार्टी का क्या कुछ राइट वायलेट हुआ है, यदि एक पार्टी ब्रीच कर देता है। अब देखो कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, तो यदि ए जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता तो बी का तो राइट वायलेट हो ही रहा है ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या, उसका क्या वहां पर राइट बनता था, आर रिक्वायर्ड बाय द वन और मोर टू एक्ट और फॉरबिडेंस ऑन द पार्ट, कि एक काम के ना होने से दूसरे व्यक्ति के क्या राइट वायलेट हो रहे। हैंसन कहते हैं कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रांच ऑफ लॉ है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डिटरमाइन करती है और सर्कमस्टांसेस इन व्हिच प्रॉमिस शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द पर्सन मेकिंग इट, कि एक अनुबंध कानून की वह शाखा है या कानून की वह शाखा है जो उन परिस्थितियों को निर्धारण करती है जिसमें जो प्रॉमिस करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, प्रॉमिस करने वाले व्यक्ति पर जो है वो कानूनी रूप से वो क्या होती है, बाध्य होती है, बाइंडिंग होती है, ठीक है, ऐसे सर्कमस्टांसेस। अब एग्रीमेंट जो है वो बताया गया है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कहां पर बताया गया है, सेक्शन 2E, ठीक है, और सेक्शन 2E में बोला गया है कि एग्रीमेंट क्या होगा। तो ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द टर्म एग्रीमेंट, इसमें बोला एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्म इन द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर दैट इज एग्रीमेंट, ठीक है। अब हमने देख लिया कि प्रॉमिस किस तरह से बनता है, पहले क्या होगा आपका, पहले होगा ऑफर प्रपोजल और दूसरा होगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल या ऑफर हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ साथ एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, सेट ऑफ प्रॉमिसेस किस तरह से हो सकता है कि आपने, सेट ऑफ प्रॉमिसेस तब होता है जब आप कंटिन्यू किसी काम को लगातार कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी को बोला कि आप ना एक मंथ, मतलब लगभग एक आप जो है वो रेगुलर उस पर्सन से कोई गुड्स जो है वो लेते हैं, ठीक है, मतलब किसी चीज से जो है वो आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि कंटिन्यू में परफॉर्मेंस किया जाता है उसका, ठीक है, उसे कहते हैं एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर दैट इज अ एग्रीमेंट, ठीक है, कि हर कोई प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसमें कंसिडरेशन होता है उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट थिंग है कि एग्रीमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस के लिए क्या होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब जाके बनेगा वो प्रॉमिस, ठीक है। तो प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन, ठीक है, एक मिनट। तो अब देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होएगा, आपका प्रॉमिस होगा, ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होगा आपका एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होगा, बाय लॉ क्या होगा,
आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इतनी बात है पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, इंपॉर्टेंट यही सब चीजें कि पहले ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, पर जब बन जाएगा प्रॉमिस, प्रॉमिस एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस प्लस होगा कंसिडरेशन, पैसे का लेन देन हो गया, वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा है। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्रॉमिस प्लस आपका कंसिडरेशन वो बन जाएगा आपका एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर है आपका एक केस है, इंपॉर्टेंट केस, वॉल्फर वर्सेस वेलफेयर। आपने बहुत बार जो है इस केस को सुना होगा कि इसमें क्या होता है कि मिस्टर वॉल्फर और मिसेस वॉल्फर, ये जो है वो किस मैटर से रिलेटेड है? ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से जो है वो ये केस रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस वॉल्फर क्या करते हैं, एक मैरिड कपल होते हैं, वो श्रीलंका में रहते हैं और अपनी वेकेशन या छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है, वहां पर मिसेस वॉल्फर की तबीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। ठीक है, और जिसमें डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं मिसेस वॉल्फर को कि आप जो है वो अभी जो है वो एक ही यहीं रहो, स्टे करो यहीं पर, और अपनी जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखो। और उसके बाद क्या होता है कि श्रीलंका का क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया था, जिस कारण उनको बोला जाता है कि आप वहीं रहो। ठीक है, और फिर क्या करते हैं मिस्टर वेलफेयर, जो क्या करते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं, वो श्रीलंका में आ जाते हैं, मिसेस वेलफेयर कहाँ रह जाते हैं, इंग्लैंड में रह जाते हैं। बट मिस्टर वेलफेयर क्या करते हैं, वॉल्फर प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, हर एवरी मंथ उनको 30 पाउंड देने के लिए। ठीक है, लेकिन जब ड्यूरिंग दिस टाइम जब वो इंग्लैंड में रह रही थी, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो दोनों पार्टीज अलग अलग हो जाती, एक श्रीलंका में रहता है और दूसरा जो है वो इंग्लैंड में रहता है। और फिर जो है वो उनको कुछ टाइम के बाद मिस्टर वॉल्फर क्या मतलब अब बाहर चले गए, श्रीलंका में चले गए, तो उन्होंने जो है वो, हाँ मेंटेनेंस केस है, और मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का केस है कि वहां पर क्या उनकी इंटेंशन थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की या नहीं थी। ठीक है, तो ये उस मैटर से रिलेटेड केस है यदि हम कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, जब हम अनुबंध पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन केसेस को देखें। ठीक है, तो बट ये है कि आप उसको याद रख सकते हो कि मेंटेनेंस का केस था ये। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसने 30 पाउंड देना बंद कर दिया। तो मिसेस वेलफेयर जाती हैं कोर्ट, और कोर्ट में उनको बोलते हैं कि जज साहब कहते हैं कि इट वाज हेल्ड दैट दिस केस मिस्टर वेलफेयर प्रॉमिस्ड टू पे मंथली सम ऑफ ₹30 पाउंड एंड डिड नॉट अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ बोला जो मिस्टर वेलफेयर जो थे वो 30 पाउंड रुपीज जो है वो दे रहे थे, पाउंड दे रहे थे। ठीक है, हर महीने। ठीक है, तो मिस्टर वॉल्फेयर का ये वादा जो है वो अनुबंध के बराबर नहीं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के बराबर नहीं, क्योंकि दोनों पक्षों से किसी भी तरह से जो है वो नो इंटेंशन नहीं थी कुछ भी क्रिएट करने की लीगल रिलेशनशिप ऑन द पार्ट ऑफ आइदर पार्टीज। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि आप दोनों पार्टीज जो है वो एक मैरिड कपल की तरह रहते हो, मतलब कपल हो, और इस तरीके से जो है आपने खुद से जो है वो एक क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट टू क्रिएट, हाँ एसेंशियल एलिमेंट आता है, जब हम सेक्शन 10 देखेंगे ना, तो वहां पर जो है वो एसेंशियल एलिमेंट देखेंगे कि इंटेंशन होनी चाहिए, पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए। अब मैं जो है मैं कहूंगी मोहम्मद जी चलो हम दोनों किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अंडर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जैसे कि मैं कहूंगी कि हमारे गांव में ना बहुत ज्यादा फसल होती है, और आप क्या कर सकते हो 100 जो है वो क्विंटल गेहूं आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये है कि ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जब इतना अमाउंट है तो अब इसका ठीक है, तो हम दोनों क्या करते हैं, जाके चले जाते हैं और तहसील में जाके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट और ये एग्रीमेंट जब हम बनाते हैं तो ये हमें शो करता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। हमारा मकसद है, या कोई भी ऐसी पार्टी, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने जो है वो काफी अच्छा बिजनेस चलाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कोई ऐसी कंपनी इंडस्ट्री लगी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडस्ट्री लगी है, ठीक है, मिस्टर मोहम्मद जी की और रेखा जी की भी
रेखा जी क्या करती हैं, यहाँ पर उनको रॉ मटेरियल जो है वो उनको हर महीने जो है वो रॉ मटेरियल सेंड करती है, मतलब भेज देती है उनको, ठीक है। और ये जो है वो उनकी दूसरी इंडस्ट्री है वो कि अब उस रॉ मटेरियल से अच्छा बढ़िया एक बहुत प्रोडक्ट अच्छे बनाकर जो है वो मार्केट में भेजते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद जी और रेखा जी के बीच में जो है वो ये एग्रीमेंट होता है, ये दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है आप ना हर महीने जो है वो आप मेरे को रॉ मटेरियल दे दिया करो, और मैं उसको हर महीने जैसे आप जो है वो उसकी डिलीवरी करोगे वैसे ही मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर उन दोनों पार्टीज के बीच में जो हर महीने डिलीवरी करना या हर महीने पेमेंट करना, ठीक है, तो वो क्या है, एक जब दोनों पार्टीज एग्री होंगी कि चलो इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा एग्रीमेंट बना लेते हैं, ठीक है, कि ताकि जो लेन देन होगा या ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो बढ़िया जो है वो सेट हो जाए, मतलब एक लीगली तौर पर ठीक हो जाए, ठीक है, कि कल को ये हो कि एक पार्टी उसकी रॉ मटेरियल की डिलीवरी कर दे और दूसरी पार्टी पेमेंट ना करे, ठीक है, या तो एक पार्टी ने पेमेंट कर दिया और दूसरी पार्टी जो है उस रॉ मटेरियल को डिलीवर नहीं कर रही है, तो कम से कम एक पार्टी के पास ऑप्शन तो होगा कि वो अपने उस क्लेम कर सकते हैं दूसरी पार्टी के खिलाफ, ठीक है, कि क्लेम के लिए स्यू कर सकते हैं दूसरी पार्टी के खिलाफ, केस फाइल कर सकते हैं कि अब मेरे मेरे को इतना लॉस हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ केस करके उसकी भरपाई जो है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो रियल लाइफ की बात कर ले तो कोर्ट में जो है वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केस थे या तो कोई भी होता है तो बहुत टाइम लग जाता है। एक बार मैं भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब करती थी, अभी मैंने थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा स्किप किया हुआ है कोर्ट में जाना, लेकिन एक केस था, ठीक है, टेंथ हाउस का केस था, ठीक है, लगभग कितना अमाउंट था, लगभग 70,000 तक अमाउंट था, कुछ ज्यादा भी नहीं था, ठीक है, लेकिन वो केस पता कितने सालों से चला हुआ था, 11 साल के बाद जो केस जो है वो खत्म हुआ। इतना सा अमाउंट था, 11 साल तक जो है वो पार्टियां कोर्ट में चक्कर लगाती रही। तो आप सोचो कि क्या ही हालत है केसेस की, है ना, कितनी ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं जिससे पार्टी को, मतलब किसी पार्टी ने देखो बोला कि किसी की शादी लगी हुई थी और उस पर्सन ने क्या करा, टेंट हाउस के पैसे नहीं दिए, ठीक है, शादी के बाद भी नहीं दिए, उससे बार बार मांगे जा रहे हैं, वो नहीं दे रहा, उसको देखते हुए उसने जो है वो केस फाइल कर दिया, ठीक है, और जो 70,000 का जो केस था वो लगभग 11-12 साल के बाद जो है वो सॉल्व हुआ, ठीक है। तो ऐसी ही हालत होती है, लेकिन ये है कि पार्टीज को, यदि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अच्छा भला लिखा पड़ा है तो आपके पास कम से कम ऑप्शन तो है ना कि आप लोग क्या कहा कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो बोले ये केस, इस केस को डिस्कस कर रहे थे हम, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं डिस्कस करते करते, और समझ में आ रहा ना सभी को, किसी को कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। 30 पाउंड का केस था, ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर दे तो बेटर है, हाँ, अब मतलब यदि आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो जाए तो बिल्कुल बढ़िया है कि आपस में आपको 70,000 नहीं देना है तो कम से कम 50,000 ही दे दो कम से कम, ठीक है, आप भी सस्ते में खत्म हो जाओ, हम भी। यस मैम, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र गैम्बलिंग एक्ट का केस जो है 20 साल से चल रहा था। हाँ हाँ रेखा जी, ये सब कुछ हम जो है वो सेक्शन 10 की जब असेंशियल देखेंगे ना वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, फिर कंसेंट ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटेंशन होनी चाहिए क्या, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से कौन कौन से तरीके से एग्रीमेंट हो सकते हैं। तो कुछ एक वैलिड एग्रीमेंट होते हैं, कुछ एक वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, कुछ एक वाइडेबल एग्रीमेंट होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट होते हैं, अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। ऐसा है ना कि हमारे यहाँ जो पेंडेंसी ऑफ केस है वो इसलिए ज्यादा है कि अब देखो कि एक जुरिस्डिक्शन है, एक एरिया है, ठीक है, लगभग वहां पर मान लीजिए कि 200 से 300 केस जो है वो डेली चलते हैं, ठीक है, एक जज है, उन्हीं को ऑर्डर सुनाने, उन्हीं को सारे के सारे केसेस को देखना, तो एक एरिया मतलब एक जुरिस्डिक्शन में इतने केस हैं, एक जज है, तो वहां पर जो है वो तभी पॉसिबल नहीं हो पाता, और जजेस भी क्या करें, सारा सारा दिन उनको बहुत काम करना पड़ता है ना,
कहते हैं ना कि एग्जाम क्लियर करना और कुर्सी पर बैठना तो बहुत जो है वो, तब वो भी टफ बात है, लेकिन उसके बाद एग्जाम के बाद जब आप उस कुर्सी पर बैठते हो तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा टफ होती है ना। तो वो भी जो है वो मुश्किल होता है काम, है ना। एक अंजलि जी वो बोल रहे थे कि उनके हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट जज है ना, तो उनको पता होगा कि क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, इसके अलावा बात कर देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट की। और आप में से कोई स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन भी कर रहा साथ साथ में, या सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना? ये कि जुडिशरी का भी साथ साथ में चला है, कई स्टूडेंट करते हैं ना कि जुडिशरी के, अभिजीत जी तो कर रहे होंगे है ना, मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, साथ साथ में एलएलएम कर लेते हैं, साथ साथ में नेट की भी प्रिपरेशन करते हैं कि चलो जुडिशरी नहीं होगा तो कम से कम कॉलेज में तो लग ही जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वैलिड एग्रीमेंट कौन होते हैं? जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। बिल्कुल बढ़िया, कि ऐसे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या होते हैं? आपके आपके वैलिड एग्रीमेंट। अब वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइडेबल एग्रीमेंट हमने पहले भी, हम लॉ स्कूल में भी डिस्कस किया होगा आपने। ऐसे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो थे, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी जो है वो जो है वो खत्म हो जाते हैं। वो केस जो है मतलब ऐसा हो गया कि शुरू से हमने देखा तो ये ऐसे एग्रीमेंट जो कि वैलिड थे। जुडिशरी नो, ओके, जुडिशरी नॉट मच इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ, कि मेरा भी वैसे प्री क्लियर हुआ है, लेकिन मेंस की कोई प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि पहले मेरा जब मैं 15 डेज आपकी क्लास नहीं ले पाई थी तब मेरी जोरों शोरों से थोड़ी सी तैयारी चली थी, लेकिन कितना ही हो सकता है अभी 20-25 दिन में। लेकिन दोबारा से फिर से क्लासेस लग पड़ी लेने, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम बिल्कुल खराब हो गया था। तो फिर मेंस के लिए तो फिर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तभी जाके मेंस क्लियर होता है। तो क्योंकि ऐसे मेरे को पता नहीं था, मेरे को आइडिया नहीं था, मैं तो ऐसे एग्जाम देने चली गई थी, ये अब प्री निकल गया। अब मेंस के लिए मैं फंस गई कि मैं अभी यदि दिया ही नहीं होता तब भी एक मतलब बंदे को पता होता है ना कि मैं ही कर सकती हूँ तो ठीक है। ठीक है, अब मैंने कोई प्रिपरेशन पहले से करी नहीं है मेंस के लिए। अब देखो कि अब मेरे यहाँ से कुछ हाई मतलब हमारे यहाँ ना इंटरव्यू का कोई भरोसा नहीं होता मैम। तो मेंस में भी तो काफी ज्यादा टफ होता है, लेकिन ये है कि यदि आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी सी अच्छी है और आप लोगों को एक जनरल आइडिया है कि मेंस निकल जाएगा, तो फिर इंटरव्यू में फंस जाते हैं। और जेंट्स जिन लोगों का थोड़ा रहता है कि अप्रोच वगैरह होते हैं तो वो उनका निकल भी जाता है। लेकिन अब देखो कि अब हम में से ज्यादातर लोग जो होंगे वो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ना। मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैं शुरू शुरू में कोर्ट जाने लगी थी। तो एडवोकेट्स क्या करते हैं ना, फिर सारा दिन मुंशियों की तरह दड़ाई रखते हैं अपने अपने काम के लिए, और रियल में जो काम सिखाना होता है वो कोई नहीं सिखाता। वो ऐसे ही होता है कि अब कोर्ट्स की बात कर लो तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैंने खुद ऐसा देखा है कि इनकम का तो कोई रिसोर्स ही नहीं होता। मतलब यदि आप जो है वो दौड़ दाड़ के खुद जाके कोई खुद से जुगाड़ कर लो तब भी दिन में 500-1000 रुपए कमा लोगे। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है इतना भी कमाना जो तो एडवोकेसी में। हाँ, यदि आपकी अच्छी जान पहचान है और आपकी, जैसे लड़के होते हैं तो लड़के काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं इस मामले में कि दोस्त वगैरह होंगे तो वो एक दूसरे को काम दिलवा देंगे, है ना। लेकिन लड़कियों को बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर। ललिता जी, आप लोगों ने कभी दिया है? वैसे मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, जुडिशरी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, और अभी मेंस भी फर्स्ट टाइम था, प्री प्री भी फर्स्ट टाइम था। कभी मैंने फॉर्म भरा था, राजस्थान का भी भरा था, लेकिन जा नहीं पाई थी। मैंने बोला कौन इतनी दूर जाएगा, है ना। जब इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो फिर ऐसे बहाने, यस मैम, वेरी बैड कंडीशन है नए लोगों का। हाँ, मजाक ही बना देते हैं सीनियर तो, सच में। मतलब ऐसा है कि अब ये था कि मैं जिस जो काम करती हूँ ना, मैं बहुत, जैसे कि हम मैं नई नई ऑफिस में गई थी तो हमारे एक सर थे, तो वो अच्छे से जब मतलब काम कुम यदि अच्छा करोगे तो बढ़िया
मैं शरीफ सी थोड़ी लड़की, और मैं इधर उधर कम ही घूमती थी, तो फिर जब मैंने छोड़ दिया तो बार बार कॉल करे जाए, तो मैंने बोला कि अब मैंने नहीं आऊंगी। क्योंकि ये है ना कि आपको सारा दिन पता है कितना विदाउट फैमिली सपोर्ट और नॉट पॉसिबल, मेनली हाँ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टफ मुश्किल होती है ना, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है तो आपको पता है कि 4-5 साल यदि आपके पास इनकम भी नहीं होगी तो भी। अच्छा एडीए दिया था, ठीक है, कोचिंग भी ली करण सर की विदाउट फैमिली सपोर्ट। हाँ विजय जी इस बात से तो मैं बहुत जो है वो, अच्छा एग्जाम तो क्लियर किया था ललिता जी ने ना, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आप कोशिश में लगे हो ना कहीं बिल्कुल सेट हो ही जाएंगे सभी। ठीक है, क्योंकि कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, इंसान तब हारता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम्म। और बिना मतलब फाइनेंशियली कंडीशन की बात करो तो यदि अब फैमिली का मतलब सपोर्ट भी है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं, तो कभी ये देख रहे हैं कि चलो अब डिग्री होगी, घर वालों ने सोचा था कि 4 पैसे कमाएंगे बच्चे तो थोड़ा सहारा होगा, तब जाके बहुत दिक्कत होती है ना, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप लोग ना कोशिश करते रहो, अब जैसे ही आपका नेट निकलता है ना तो आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लो, आपके आसपास कई ऐसे ऐसे कॉलेज होंगे, जब तक आपका गवर्नमेंट कहीं नहीं होता ना तो प्राइवेट कॉलेज में नेट हो जाए तो आराम से 20-25 हजार तो दे देते हैं, बल्कि हमारे गाँव मतलब गाँव गाँव में तो 25 हजार या 30 हजार दे देते हैं। अब शहरों की बात कर लो तो उससे भी ज्यादा, एक लड़का है हमारे यहाँ पे, हमारे कॉलेज से उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी से एलएलएम करा था, तो वो महाराष्ट्र से, तो उसको 55,000 मिल रहा है अभी। तो ठीक है कि प्राइवेट ही है अभी, बट लेकिन उसको यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 55,000 मिल रहा है ना, तो आपका नेट वगैरह हो जाएगा तो आप बिल्कुल अब घर में नहीं बैठना है, तो फिर आप क्या करो प्राइवेट कॉलेज में ही जो है वो ज्वाइन कर लो, है ना, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। तो अब लॉ प्रोफेशन में क्या है ना कि 23 या 24 तो लगभग इतनी एज तो पढ़ाई में ही चली जाती है। मेरे गांव में बहुत सारे कॉलेज हैं लॉ के प्राइवेट, हाँ हमारे यहाँ तो बिल्कुल थोड़े हैं, लेकिन ये है कि कहीं कहीं होगा। हाँ शहरों में काफी ज्यादा अच्छी सैलरी मिल जाती। चलो अब पढ़ लेते हैं ना, बहुत बातें होगी। तो चलो वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय द लॉ थे, लेकिन क्या एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी जो है वो क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया, ठीक है, पहले तो वो वैलिड लगा जब तक आपको उसका प्रॉपर, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जो है वो किसी अनसाउंड माइंड पर्सन से जो है वो के साथ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो पहले जब तक आपको पता नहीं था उसके बारे में तब तक जो वो क्या थे, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, मतलब वैलिड एग्रीमेंट थे, जो ऐसे एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, जिस बाद में एक पार्टी ने बोल दिया कि आप तो इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ये तो अनसाउंड माइंड पर्सन था, ठीक है, अनसाउंड पर्सन था। तो यहां पर बोला है कि एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, void agreement, this agreement is not enforceable by law at all। ठीक है, और ये एग्रीमेंट क्या होते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं एट ऑल। ठीक है, कि ऐसे एग्रीमेंट जो कि शुरू से ही शून्य होते हैं, कि आप ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहां देखो कि अनसाउंड माइंड पर्सन, हमने ये कहा कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं जो कि अनसाउंड माइंड है, या आपका माइनर है, वो एग्रीमेंट शुरू से ही क्या है, माइनर है, लेकिन आपको जब तक पता नहीं था उनके बारे में कि ये पर्सन माइनर है, वो एग्रीमेंट हो गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया, लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये पर्सन तो माइनर था, पहले तो उसको पता नहीं, जब तक पता नहीं था, या कुछ ऐसे कोई और भी ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी के द्वारा जो है वो क्या हो गया, एक पार्टी की वजह से जो है वो वॉइड हो गया, वॉइड एब इनिशियो।
वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वॉइड एब इनिशियो, जो कि शुरू से ही इनिशियो मतलब शुरू से ही क्या है, वॉइड है, ठीक है। यदि आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो वो शुरू से ही माइनर आपका वॉइड है। और यहाँ पर एक केस भी है, ठीक है, नेक्स्ट अभी पढ़ोगे माइनर एग्रीमेंट का, ठीक है। और इसके अलावा इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ए ने बी को बोला कि मैं आपकी जो आपसे ये कार लेना चाहता हूँ, ठीक है, ये कार लेना चाहता हूँ और इसके बदले में आप मेरे को क्या करते हैं ना कि कोई ऐसा ड्रग्स दे देना, ठीक है, इतने किलो ड्रग्स दे देना। तो जो आप एग्रीमेंट करते हो ना, ठीक है, वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, बिकॉज दे आर अगेंस्ट द लॉ। जो कि आपका ये ड्रग्स का लेन देन है वो अगेंस्ट द लॉ है। एक ऐसे एग्रीमेंट जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, क्यों, क्योंकि ये इलीगल है, ठीक है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, यस यस यस, ये है आपका माइनर एग्रीमेंट से रिलेटेड, ठीक है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, ठीक है, घोष। इसके अलावा इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट जिनका सब्जेक्ट मैटर मीन आपस में जो लेन देन कर रहे हैं, या आपस में इस पर्सन ने बोला कि मैं आपको 20 kg जो है वो ड्रग्स दे दूंगा, चाहे कुछ भी हो गया, ठीक है, कोई भी ड्रग्स हो गया गलत, जैसे कि कोई चरस हो गई या कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसने बोला कि मैं आपको 20 kg जो है वो ये ड्रग्स दे दूंगा और आप मेरे को ये कार दे देना, ठीक है। इस तरह का जो एग्रीमेंट है ये इलीगल होगा, क्योंकि ये जो मैटर है, ये जो सब्जेक्ट आप कंसिडरेशन है वो ही गलत है, ये अगेंस्ट द लॉ है। और अनएनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होते हैं, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट कौन होते हैं, एक ऐसे एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ जो है वो नहीं, वो क्या होते हैं, अनएनफोर्सेबल बाय लॉ of court of law on account of the same some technical defect like want of a written or from the or a stamp, ठीक है। कि अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट कैसे होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, साथ ही साथ उनका टेक्निकल डिफेक्ट आगे वजह से जो है वो उनको कानून के तहत मतलब उसको कोर्ट में आप पेश नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, कि अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट वैसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि पहले तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे, इसके अलावा एक तो पहले जब वो बनाया गया तभी उनको इन्फोर्स नहीं करवाया गया, ठीक है। इसके अलावा यदि इन्फोर्स करवाया भी गया है तो कुछ एक टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि रिटन एग्रीमेंट नहीं है, या रिटन एग्रीमेंट है तो प्रॉपर स्टैंप्स नहीं लगी है, जैसे कि हमने कहा कि नोटरी पब्लिक के पास आप जो उसको रजिस्टर करवाओगे या तहसीलदार के पास जो है रजिस्टर करवाओगे तो वहां पर प्रॉपर स्टैंप्स नहीं लगी हुई है, ठीक है। उसकी वजह से टेक्निकल डिफेक्ट्स के आने की वजह से आप उसको कोर्ट में फाइल ही नहीं कर पा रहे हो, आप उस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी के लिए जो है उसके खिलाफ दूसरे पर्सन के खिलाफ जो है वो केस फाइल नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो होते हैं अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट क्या होते हैं, दीज एग्रीमेंट आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं, पहले तो ये एग्रीमेंट होते हैं मतलब बढ़िया एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी जो है वो आपका क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। और वॉइड एग्रीमेंट है एन एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट ऑल। और इलीगल एग्रीमेंट होते हैं ऐसे एग्रीमेंट जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्यों इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉ है, ये जो एग्रीमेंट है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वो बन रहा है वो अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम दीजिए, वैसे तो अभी जितना चल रहा है जितना ठीक है, लेकिन 25 सितंबर के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी थ्योरी के साथ साथ आपको, यदि हमें अभी एमसीक्यू सेशन लेने से जो है वो मना किया हुआ है, लेकिन आपको जो है वो एमसीक्यू की पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड करती रहा करूंगी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो है उस एमसीक्यू पर भी काम जो है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं बिजी हूँ 25 तक जो है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद ये एमसीक्यू वगैरह पर भी आपको फोकस करवाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो है वो, हाँ, पीवाईक्यू वगैरह, हाँ, ठीक है।
हाँ, यहाँ पर ही ऐप में भी अपलोड कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से जो है वो आपको करवा दूंगी, ठीक है। इस बात की टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे को खुद पता है ना कि बाद में ऐसा होगा कि अक्टूबर में हो सकता है नवंबर के एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका पेपर हो जाए, तो फिर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं बचे, तो उस करके मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अक्टूबर से या हम सितंबर के लास्ट वीक से जो है अपना एमसीक्यू की मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करती रहूंगी, ठीक है, बीच बीच में जैसे भी जितना मेरे से बनता है